Welcome to Physics Aboard. This is 6th lecture on Center of Mass और इस लेक्चर में देखेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे सेंटर ऑफ मास को डील किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। अक्सर सेंटर ऑफ मास दो ऑब्जेक्ट का सिचुएशन दिया हुआ हो और तब निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो ब्लॉक ऑफ सेम मास और डिफरेंट मास, कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग से अटैच है और उस हालत में आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा हो और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस हो तो किसी टाइम t के बाद बताइए कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, या दोनों तरफ से फोर्स भी अप्लाई कर दिया जाए या मासेस चेंज कर दिया जाए, ये m1 और m2 हो जाए और फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, मान लेते हैं कि ये F2 हो जाए और ये F1 हो जाए। तो वैसी हालत में आपको निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, कितना मैक्सिमम लेवल पे वो स्ट्रेच कर गया है। ऐसे कंडीशन को समझने के लिए ज़रूरत होती है एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सी फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, मान लीजिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम एक फ्रेम अटैच करते हैं इसके साथ। मान लेते हैं कि इस बार ये फ्रेम कुछ ऐसा है। सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ हम x का यूज़ करेंगे, जनरलाइज भी आप कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ x का यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में जब इस फ्रेम से आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, मान लीजिए m1 का पोजीशन उस वक्त कितना है, x1 है, और m2 का पोजीशन x2 है। तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इज दैट ओके? मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ओके, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, ये वाला। नाउ ये एक स्टेशनरी फ्रेम है, यहाँ आप खड़े होकर देख रहे हैं सारा चीज़, या सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट किया है। ओके, लेकिन एक फ्रेम वो भी हो सकता है जो हम एग्जैक्टली यहाँ सेंटर ऑफ मास पे अटैच कर दें। सेंटर ऑफ मास पे इस फ्रेम की ओरिजिन को लोकेट कर दें। मान लेते हैं ये y डैश और ये x डैश। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, और अगर इस पार्टिकल को कंसीडर करते हैं या इस मास को कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द गिवन पार्टिकल। ओके, और ये देखिए ये पोजीशन क्या हो जाएगा, ये इस ith पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से पोजीशन। क्लियर है? नाउ आप अगर इसको देख लें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझकर, तो ये कितना हो जाएगा, XCM प्लस XICM, कैपिटल ही लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू XI, यानी
ith पार्टिकल का पोजीशन फ्रॉम दिस फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम। और ये कौन सा फ्रेम है? जब ओरिजिन को एग्जैक्टली उस फ्रेम के ओरिजिन को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर रख दिया जाता है, तभी इस फ्रेम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहते हैं या सी फ्रेम कहते हैं। इसके कुछ फायदे हैं। वो फायदा क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी के केस में ये चीज़ समझे हुए थे, अब सेंटर ऑफ मास के हिसाब से समझ लीजिए। तो अगर अब पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना हो, ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल X से लिख लीजिए। जहाँ जहाँ स्मॉल x लिखा हुआ था मैंने जानबूझ के लिया है x का कंडीशन। आप चाहते तो r का भी ले लेते और फिर उसको सेपरेट कर लेते x, y और z में, ठीक है। आसानी के लिए मैंने सिर्फ x का ही कंडीशन लिया है। देयरफॉर अगर आपको ये निकालना हो तो आप निकाल लेंगे XICM इज इक्वल टू व्हाट इज पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल माइनस पोजीशन ऑफ x सेंटर ऑफ मास। चूंकि मैंने एक ही डायरेक्शन के लिए लिया है, देयरफॉर आप वेक्टर हटाकर डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिया था ये ith पार्टिकल माइनस XCM, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, चाहे तो इस फॉर्म में लिख लीजिए अगर एक ही डायरेक्शन का ले रहे हो तो, या फिर इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। अब आपने देखिए XCM निकाला हुआ है। अब आप कहिएगा कि सिर्फ इसी के लिए इसका डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए और मुझे बता दीजिएगा। रिज़ल्ट अगर इससे अलग आता हो तो कहिएगा। बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आएगा, चाहे आप ऐसे जाके निकालें या फिर ऐसे निकालें। आप इसके लिए भी देख लीजिए, वही होगा। ये देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज XI, पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम और स्टेशनरी फ्रेम। ये आपका क्या हो गया? वर्किंग फ्रेम है। ये याद रखिएगा, ये वर्किंग फ्रेम है जिसको आपने, जिसकी ओरिजिन को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे डाल दिया है। तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सी फ्रेम कहलाता है। और ये जो फ्रेम आपने नीचे अटैच कर दिया है इसे लेबोरेटरी फ्रेम कहते हैं, जहाँ ज़्यादातर ये क्या है, अर्थ से अटैच होता है, स्टेशनरी मानकर चलते हैं इसको, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम जिसको कहते हैं। सो पार्टिकल चाहे कोई भी हो, ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, जब दो बॉडी सिस्टम लेते हैं या दो मास का सिस्टम लेते हैं तो आपने पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका सीख लिया। और सेंटर ऑफ मास निकाला है आपने जब इसके पोजीशन के हिसाब से, तो कितना आया है? अगर मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट M2 है और ये M1 है, तो अगर हम निकालना चाहें M1 के लिए फॉर M1, ठीक है, तो आप देख लीजिए ये x1 हम नाम दे देते हैं इसका, ये I है, तो x1 cm कब तक लिखते रहेंगे? उससे अच्छा क्या करते हैं, x1 डैश कर देते हैं। ith पार्टिकल है, ith पार्टिकल के लिए आपने ऑलरेडी x1 लिया हुआ है, तो माइनस कितना हो गया, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सॉल्व करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x1 माइनस m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया, m2 कॉमन ले लेंगे तो m2 x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरह अगर आप निकालना चाहेंगे फॉर मास m2, फॉर m2 x2 डैश इज इक्वल टू,
जस्ट उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, x2 माइनस दिस मच हो जाएगा, ये x2 माइनस x सेंटर ऑफ मास, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा m1 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, अब आप देखिए कि अगर इसको आप लिखना चाहें तो ये लिखा सकता है माइनस m1 x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो पोजीशन क्या है, जो ith पार्टिकल की पोजीशन है सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से, जो कि फिगर में भी आपको दिख रहा है, वो कुछ ऐसा है। x1 सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x2 सेंटर ऑफ मास, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और देखिए पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, यानी यहाँ देखिए x1 है तो यहाँ m2 है, और यहाँ x2 है तो यहाँ m1 है, तो पोजीशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब ये दो रिजल्ट आपके पास बेहद इम्पॉर्टेंट आ गया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम अब आसानी से समझ गए होंगे। कब? जब आप किसी दिए हुए फ्रेम की ओरिजिन को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन टू पार्टिकल सिस्टम या मेनी पार्टिकल सिस्टम में डाल देते हैं, तो वो जो फ्रेम है क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सी फ्रेम कहलाता है। और ये एक स्टेशनरी फ्रेम ऑलरेडी जिसके रिस्पेक्ट में आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जब ये पोजीशन आ गया आपके पास, तो वेलोसिटी भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी के लिए क्या है? टाइम के साथ डिफरेंशिएट, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? वी आई माइनस वी सी एम। उसी तरह एक्सेलरेशन भी आप निकाल लेंगे, ए आई सी एम इज इक्वल टू ए आई माइनस ए सी एम। देयरफॉर एक जनरलाइजेशन हो गया, उसके बाद आप जो चाहें निकाल सकते हैं। अब आप देख लें कि अगर ये x1 डैश पोजीशन वेक्टर मैंने निकाला था, यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल फर्स्ट और मास फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो अगर यहाँ पर उसी हिसाब से वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, v1 डैश लिख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? ये v1 माइनस कितना? m1 v1, चूँकि जब आप vcm इसके लिए लिखेंगे तो vcm कितने के बराबर हो जाएगा? ये vcm दैट इज इक्वल टू, मैं जानबूझ के कहीं भी वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ये बात आप समझ कर चलिएगा कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को चुना हुआ है। आप चाहें तो इसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। तो m1 प्लस m2 हो गया, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब ये जब आप कर लेंगे, ये डैश लिखने का मतलब समझ लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आप उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं। देयरफॉर ये कितना हो गया? m1 v1 माइनस प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, m2 कॉमन हो गया, कितना हो गया? v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब उसी तरह जब आप सेकेंड वाले पार्टिकल का निकालना चाहेंगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा? m1 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ भी देख लीजिए क्या है, अगर ये नेगेटिव कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये भी v1 माइनस v2 हो जाएगा। इसका मतलब है v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v2 डैश। ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जिधर वेलोसिटी होगी, सेकेंड की उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और इस पर भी देख लीजिए कि v1 डैश अगर यहाँ लिखा हुआ है तो मास m2 आ रहा है, यानी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है यहाँ इस केस में भी। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा मास होगी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी।
क्लियर है। उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आप निकाल सकते हैं। इस दोनों रिजल्ट को मैं यहाँ लिख लेना चाहता हूँ। v1 डैश यानी वेलोसिटी ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज m2 v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरह v2 डैश इज इक्वल टू m1 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल और मास m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास p1 डैश इज इक्वल टू m1 इंटू v1 डैश। कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा वैल्यू डालने पर, एंड दिस इज v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये जो टर्म देख रहे हैं ना m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये एक स्पेशल टर्म है। इसको रिड्यूस्ड मास के नाम से जाना जाता है। अगर उसको आप लिखेंगे, देखिए ये म्यू होता है दैट इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या कहलाता है, ये रिड्यूस्ड मास कहलाता है। इतना लंबा नहीं लिखकर शॉर्ट में इसे लिख देते हैं। 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर दोनों मोमेंटम को आप ऐड कर लीजिएगा, देखिए ऐड करके, म्यू v1 माइनस v2 प्लस म्यू v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा। अगर दोनों में से एक जगह निगेटिव कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 और यहाँ म्यू v1 माइनस v2 क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप इसको जनरलाइज करें तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n पी आई डैश, यानी सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब है मेरा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको आप लिखें P टोटल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कितने के बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने चूँकि एक ही एक्सिस के अलोंग लिया है, देयरफॉर वेक्टर मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखता जा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आ गया है जब सेंटर ऑफ मास से आप कैलकुलेट करते हैं तब की बात है। अब आइए, जब इतनी कुछ चीज़ें आपने निकाल ली है तो काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्यों छोड़ें। सो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जिसको हम K1 डैश कह देते हैं, तो कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर। सो हाफ m1 और v1, देखिए v1 डैश कितना है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, m2 स्क्वायर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह अगर KE2 सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसको हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, m2 m1 स्क्वायर इंटू v2 माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दोनों को ऐड कीजिए, हाफ m1 m2 स्क्वायर v1 माइनस v2 स्क्वायर। स्क्वायर का टर्म अगर वेक्टर भी लेते तो भी स्क्वायर के टर्म में उनका जो मैग्नीट्यूड होता वो पॉजिटिव ही होता। सो आप दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सो हाफ m2 m1 स्क्वायर
v2 माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब जो जो चीज़ कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए और ऐड करके लिख लीजिए। कितना आ जाएगा ये कॉमन लेंगे तो k टोटल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाफ m1 m2 दोनों में ही कॉमन है, ले लेते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाई, दोनों में डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो एक तो आप कॉमन ले ही सकते हैं, ले लिया मैंने कॉमन। अब v2 माइनस v1 इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, अगर वेक्टर में भी लेते तो मैं इसको लिख रहा हूँ v रिलेटिव स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाता, यहाँ बच जाता m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दूसरे वाले टर्म में बच जाता है m1 प्लस m2 और ये हो जाता v रिलेटिव मॉडुलस में ले रहा हूँ वेक्टर के हिसाब से। ऐसे तो मैंने एक ही डायरेक्शन में लिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जानते हैं ये कितना है, म्यू के बराबर है रिड्यूस्ड मास, और ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करके लिख लीजिए m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना v रिलेटिव स्क्वायर। कितना आ गया, ये कैंसिल, हाफ म्यू एंड v रिलेटिव स्क्वायर। सो ये कितना हो गया कि टोटल यानी काइनेटिक एनर्जी टोटल इन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम या विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिर्फ जब यहाँ से कंसीडर करेंगे तो उस हालत में सेंटर ऑफ मास के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे आप, जब यहाँ से आप कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ टोटल मास। ठीक है, इसीलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब आप देख लीजिए। ith पार्टिकल के लिए लिख रहे थे ना, तो ये करते करते काइनेटिक एनर्जी तक पहुंच गई है। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी, टोटल काइनेटिक एनर्जी अब हो जाएगी, ये देख लीजिए कि टोटल सेंटर ऑफ मास फ्रेम से प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल इस फ्रेम से, ठीक है, जिसको हम KCM लिख रहे हैं। देयरफॉर ये क्या हो गया, देख लीजिए XCM यही पोजीशन है, कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना ये वाला, यही XCM ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये कितना हो गया, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर या मॉडुलस दे के देना चाहें प्लस हाफ टोटल मास। ठीक है, यहाँ ये रिड्यूस्ड मास है, ये कैपिटल M टोटल मास है, चाहे जितना भी मास हो m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन। ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। सो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी टोटल आ गया आपके पास। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दिए हुए क्वेश्चन को डील करने में बहुत आसानी होती है। ये तो कुछ जनरल रिजल्ट मैंने बता दिया है। एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे फ्रेम का ओरिजिन डाल देंगे तो कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 है। इसका मतलब कि यहाँ पर पार्टिकल का क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास का वो 0 हो गया। देयरफॉर जब पोजीशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 यहाँ से। ठीक है, मतलब जब इस फ्रेम से कंसीडर करेंगे तब पार्टिकल के बारे में। ठीक है, और उसी हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, ये आई लगा ही लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे बाद में चल के। ठीक है, ये भी 0। तो क्या होता है कि जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आप ऑपरेट कर रहे होते हैं किसी दिए हुए सिचुएशन को, तो वहाँ पर क्या होता है कि ओरिजिन होने के कारण ये सब चीज़ें
आप आसानी से समझ पाते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास कंप्लीट रेस्ट में है। दूसरी बात, अभी जो इतना सारा रिजल्ट निकाला उसमें जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है, उसकी वेलोसिटी अलग होती है और इसकी वेलोसिटी दूसरे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, पोजीशन भी उसी तरह देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब देखते हैं तो इसकी पोजीशन जिस डायरेक्शन में होती है दूसरे ऑब्जेक्ट की ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये सब चीज़ बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए जब हम ऑपरेट करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। देयरफॉर ये सी फ्रेम या सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमारे लिए क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है जब दो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट लेकर चलते हैं या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेकर चलते हैं, तब के केस में प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मान लेते हैं कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दो मासेस, आइडेंटिकल मासेस, एक स्प्रिंग से अटैच हैं और रखे हुए हैं और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स जब लग रहा है तो बताना है आपको कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम t। क्लियर है? फोर्स जब लगेगा तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सटेंशन आएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ दोनों ब्लॉक है और ये स्प्रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लेते हैं और यही हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम है जिसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी जब रिलैक्स पोजीशन में है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। जब ये फोर्स अप्लाई हो गया फॉर द टाइम t तो जाहिर सी बात है ये पहले स्ट्रेच करेगा, उसके बाद ये खींचेगा। तो मान लेते हैं कि खींचने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, इन द गिवन टाइम t, और ये ऑब्जेक्ट खींचने के बाद यहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफर करके, और स्ट्रेच आया तो ये थोड़ा स्प्रिंग में खिंचाव आएगा ही आएगा। तो देखिए ये यहाँ आ गया, ये मान लेते हैं कि x1 से डिस्प्लेस कर गया, और ये यहाँ आ गया तो ये मान लेते हैं कि x2 से डिस्प्लेस कर गया, और सेंटर ऑफ मास अब यहाँ आ गया है ये। ठीक है, तो ये वाला सेंटर ऑफ मास और ये मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास इतना डिस्प्लेस कर गया, और ये एलोंगेशन भी तो आ गया। तो जब पूरी तरह स्ट्रेच हो गया तो मान लेते हैं कि ये एलोंगेशन x0 आया। ठीक है, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब ये पूरी तरह x0 आ गया तभी ये खींचने लगा, जब तक ये x2 चला गया। तो इसका मतलब x प्लस x0 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये ज़रूरी था, आप इसको समझ लीजिए। अब सेंटर ऑफ मास भी मूविंग है। अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट x1 चूँकि दोनों आइडेंटिकल मासेस हैं और दूसरा x2 से डिस्प्लेस कर गया है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, mx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। कितना आ गया ये, m कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2m कैंसिल हो गया। कितना आ गया ये आ गया xcm x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सेंटर ऑफ मास कब निकालते हैं, जब किसी स्टेशनरी फ्रेम से आप देख रहे होते हैं तभी तो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो वो आपने निकाल लिया है। ठीक है,
और ये चीज़ समझ लीजिए, मूवमेंट अभी कुछ इस तरह हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था और जब चल के गया यहाँ, तो आप क्या सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाफ AT² ए सेंटर ऑफ मास एंड T²। अब आइए, जब आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। देखिए यही एक फोर्स है ना, तो वो तो नेट फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय m प्लस m, कितना हो गया, ठीक है, F डिवाइडेड बाय 2m। अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हाफ F डिवाइडेड बाय 2m T², ये 4m हो जाएगा और XCM आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, x1 प्लस x2 कितना आ गया, FT² डिवाइडेड बाय 2m, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दूसरे क्वेश्चन में ये भी दिखाना, ये तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका आ गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ये पहला रिजल्ट आपका आ गया XCM दैट इज इक्वल टू हाफ ACM T², और वैल्यू पुट कर दिए तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब निकालना है आपको x1 और x2 यानी डिस्प्लेसमेंट्स फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि जब फोर्स लग रहा है तो आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट्स निकालना था, डिस्प्लेसमेंट्स फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t। अगर एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x0, ये भी था इस क्वेश्चन में कि इफ एक्सटेंशन इज x0, अगर फोर्स लगने के बाद वो x0 से एक्सटेंड कर जाता है तब। तो अब आइए x1 और x2 निकालना है, दो इक्वेशन है ऑलरेडी आपके पास, यूज़ कर लीजिए, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x0, ठीक है। ऐड अगर कर लेंगे तो x1 से x1 कैंसिल, 2x2 इज इक्वल टू FT² अपॉन 2m प्लस x0, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू FT² अपॉन 4m प्लस 2x0। सिमिलरली जब x1 निकालेंगे तो x1 इज इक्वल टू FT² डिवाइडेड बाई 4m, ये डिवाइडेड बाई 2 था, नॉट मल्टीप्लाई, माइनस x0 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट आपका निकल गया। अभी इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया था। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम का जिस क्वेश्चन में यूज़ हो जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सरफेस पे एक अरेंजमेंट है दो ब्लॉक का, M2 और M1, दो ब्लॉक हैं डिफरेंट मासेस के जो कि एक स्प्रिंग से अटैच्ड हैं और ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, जिसका स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है। मान लेते हैं कि एक फोर्स F1 उसमें राइट की तरफ अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, और दूसरा F2 लेफ्ट की तरफ ऑन ऑब्जेक्ट M2 अप्लाई हो रहा है, दोनों ही फोर्स कांस्टेंट हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, जब ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में कितना है। ओके, तो अगर मान के चलिए कि ये कंडीशन है आपके पास और आप उसको देख रहे हैं अर्थ फ्रेम से, ठीक है, या स्टेशनरी फ्रेम से, और मानकर चलिए कि F1 क्या है, ग्रेटर देन है F2,
तो ये पूरा शिफ्ट कर जाएगा ये एक्सटेंड होने के बाद। तो अगर मान लेते हैं कि शिफ्ट करेगा तो ये इसके अंदर मूवमेंट आ जाएगा, एक मोशन आ जाएगा। मोशन आ जाएगा तो जो अर्थ के फ्रेम में आप खड़े होकर देख रहे हैं, आपको लगेगा कि पूरा जो सिस्टम है यानी कि ब्लॉक M1 भी मूव कर रहा है और ब्लॉक M2 भी मूव कर रहा है। और इनिशियली जब आप देख रहे थे तो सेंटर ऑफ मास कितना था? सेंटर ऑफ मास उस वक्त था M1 x1 M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और उसी तरह अगर एक्सेलरेशन निकालना था तो कितना आ जाता है? M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, तो जब पूरा शिफ्ट कर रहा है तो आपको तो लग रहा है कि ये पूरा शिफ्ट कर रहा है, लेकिन एक दूसरा फ्रेम हमने कहाँ अटैच किया हुआ है? एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, कुछ ऐसे। ओके, लेकिन इस सेंटर ऑफ मास पे जो खड़ा हुआ है उसको तो लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है और ये ऑब्जेक्ट उधर भाग रहा है, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 है। तो ऑलरेडी बताया हुआ सेंटर ऑफ मास से देखने से यही फ़ायदा होता है कि वहाँ पर जो ओरिजिन है उसके कारण सेंटर ऑफ मास भी वहाँ पर 0, उसके बाद वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं पूरा का पूरा मूव कर रहा है। जब आप मूव कराएंगे तो एक्सेलरेटेड हो गया ना। F1 अगर ग्रेटर है F2 से तो एक्सेलरेटेड हो गया और मूव करेगा तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम वहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब आपको उसको मेकअप करना है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको इधर इस ऑब्जेक्ट के लिए MACM अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और ये भी उधर ही मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है चूँकि आपने ये माना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? MA2CM इस डायरेक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट या जो भी कीजिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो आप यहाँ से बैठकर इसको देख रहे हैं कि ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब आपको समझना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसको वैलिड बनाना पड़ेगा, इस मूवमेंट को, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। देयरफॉर फॉर मास M1 नेट फोर्स इज, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिख रहा हूँ मैं, कितना? F1 डैश दैट इज इक्वल टू दिस F1 माइनस उसके अपोजिट में जा रहा है M1 ACM, और नेट फोर्स फॉर मास M2, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो कहना आपको कहिए, इज, हम मान लेते हैं इसके लिए F2 डैश। यहाँ पर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, देयरफॉर F2 प्लस M2 ACM। अब वैल्यू पुट कीजिए और फटाफट रिजल्ट निकालिए। आइए सॉल्व करते हैं, यहीं पर से लेते हैं। ठीक है, M1 A1 पॉजिटिव x डायरेक्शन में, देयरफॉर F1, M2 A2 नेगेटिव x डायरेक्शन में, देयरफॉर माइनस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, F1 माइनस M1 इंटू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और यहाँ F2 प्लस M2 इंटू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास F1 M1 प्लस F1 M2 माइनस F1 M1 प्लस F2 M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2।
देखिए कौन कौन सा कैंसिल होने वाला है। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया F1m2 प्लस F2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कोई एक कैंसिल हो जाएगा, F2m2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस साइन है, देयरफॉर बच क्या गया, F2m1 प्लस F1m2 बच गया डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आपने क्या कर लिया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के थ्रू आपको दिख रहा था मोशन, उसको आपने मेकअप कर लिया है। अब चूँकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम रेस्ट में है और आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन दिखाना है, ऑलरेडी मैंने आपको कह रखा है कि जब भी आप यहाँ पर होते हैं तो ये रेस्ट में होता है और ये ऑब्जेक्ट उधर जाता हुआ नज़र आएगा और इसकी वेलोसिटी इधर नज़र आएगी, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। चूँकि ये रेस्ट में है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, जब फाइनली ये ऑब्जेक्ट इधर चल के रेस्ट में आ जाए और उसी टाइम में ये ऑब्जेक्ट इधर चल के रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अगर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं तो आप आसानी से उस मैक्सिमम एक्सटेंशन को निकाल सकते हैं। फोर्स अप्लाई होने के बाद ये स्ट्रेच कर गया, मान लीजिए यहाँ आकर स्ट्रेचिंग के कारण और ये यहाँ आकर स्ट्रेचिंग के कारण रेस्ट में आया, तो ये तो सेंटर ऑफ मास वाला जो फ्रेम है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो मूव नहीं करेगा। सो मान लेते हैं नॉर्मल पोजीशन से ये इस डायरेक्शन में चला गया x1 और ये नॉर्मल पोजीशन से यहाँ से इस डायरेक्शन में आ गया x2, ठीक है, अपने अपने नॉर्मल पोजीशन से दोनों तरफ चला गया। सो वर्क डन निकाल लीजिएगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। उसी तरह आप जानते हैं कि इस स्प्रिंग में एनर्जी बढ़ जाएगी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करते हुए जब आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 एक्सटेंशन और ये x2 एक्सटेंशन, ठीक है। सो वर्क डन 2 है, F1 डैश x1 प्लस F2 डैश x2, लेकिन ये तो स्ट्रेचिंग अपने अपने मीन पोजीशन से, यानी जो उसका नॉर्मल पोजीशन है x1 प्लस x2 हो गया ना उसका, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और हाफ k लिखना होता है हमें, k मैं यहाँ लिख देता हूँ हाफ k x स्क्वायर। आपने शायद पहले रिजल्ट में नहीं देखा होगा, F1 डैश और F2 डैश सेम रिजल्ट है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं F1 डैश इज इक्वल टू F2 डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब आप लेते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट कोई एक ही लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू k पहले ही लिख लेते हैं हाफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2F1 डैश डिवाइडेड बाई k। ओके, यही आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन है, वैल्यू लिखिए 2/k F1 कितने के बराबर, F1 m2 प्लस F2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही आपका जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है x1 प्लस x2, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, अपने जो नॉर्मल पोजीशन से ये इधर इतना और नॉर्मल पोजीशन से ये इधर इतना चला गया है। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यूज़ करने का यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है। होप कि इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम को आपने नए ढंग से समझा और इंजॉय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।